हेलो नमस्ते वेलकम। एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो हमारा क्लास का विषय रहने वाला है वो है नीति निर्देशक तत्व, जो कि संविधान के भाग 4 में वर्णित किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी क्लासेस रहने वाली है ये पॉलिटी स्पेशल बैच के अंतर्गत हमारी क्लास रहने वाली है। जब आप मीमांसा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको पॉलिटी स्पेशल बैच नाम से एक प्लेलिस्ट वहां पर मिलेगी, जहां पर आपको पॉलिटी या कह सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान का पूरा सिलेबस, पूरे के पूरे टॉपिक्स नंबर वाइज आपको वहां पे एक अरेंज्ड फॉर्म में, एक व्यवस्थित क्रम में वहां आपको मिलने वाले हैं। और वो भी पूरी तरीके से निःशुल्क, किसी प्रकार का शुल्क इसके लिए नहीं रखा गया है। पाठ्यक्रम को डिजाइन इस प्रकार से किया गया है, इस पॉलिटी स्पेशल बैच को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी इसमें समाहित हो सके। साथ ही साथ सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है उस पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है, चाहे वो प्री की परीक्षा हो चाहे मेन की परीक्षा हो, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर फोकस रखते हुए और एनसीईआरटी के सिलेबस को इंक्लूड करते हुए इस पूरे पॉलिटी स्पेशल बैच को तैयार किया गया है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। नीति निर्देशक जो तत्व हैं, जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, ये निर्देशन प्रदान करते हैं, गाइड प्रदान करते हैं किसको? सरकार को, कि वे शासन किस प्रकार चलाए, सरकार शासन किस प्रकार चलाए, इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस देते हैं, कुछ मार्गदर्शन सरकार को प्रदान करते हैं। अब मार्गदर्शन की बात है तो मार्गदर्शन का तात्पर्य है केवल ये गाइड के रूप में, बाध्य नहीं है सरकार के ऊपर कि इनका पालन सरकार करे ही करे। केवल ये क्या करते हैं, सरकार को अपने कार्य करने के लिए, कि सरकार अपनी नीतियां किस प्रकार से बनाए उसके लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो इनको मार्गदर्शक क्यों रखा गया है, यदि इस विषय में हम बात करें तो हम देखेंगे और पाएंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय भारत चूंकि नया नया देश जो है जब आज़ाद होता है उसके पास में संसाधनों की क्या रहती है, कमी रहती है। तो संसाधनों की कमी के कारण ऐसा संभव नहीं था कि सभी नीति निर्देशक तत्वों को आज़ादी के तुरंत पश्चात लागू किया जा सके या संविधान लागू होने के तुरंत पश्चात लागू किया जा सके। तो इसलिए इनको वैकल्पिक रखा गया और सरकार के समक्ष एक गाइडलाइंस के रूप में इनको संविधान में सम्मिलित किया गया। और ये आशा की गई कि जैसे जैसे सरकार के पास संसाधन उपलब्ध होते जाएंगे वैसे वैसे सरकार अपनी नीतियों में इन नीति निर्देशक तत्वों को क्या करती जाएगी, शामिल करती जाएगी। तो ये बात हुई इनके कॉन्सेप्ट की। अब हम बात करेंगे कि संविधान के किस भाग में ये वर्णित है। तो संविधान के जो भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल्स की यदि हम बात करें, अनुच्छेद की यदि हम बात करें, तो अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक में विभिन्न प्रकार के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। नीति निर्देशक तत्वों की भावना पे यदि हम जाएं तो जैसा मैंने आपको बताया, इनकी भावना थी कि सरकार इस प्रकार की नीति बनाए कि सभी लोगों का कल्याण क्या हो, सिद्ध हो, उसके लिए इनकी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई थी। तो मुख्य नीति निर्देशक तत्वों में मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा कि समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण को किस प्रकार से सरकार कर सकती है, उसके बारे में ये निर्देश प्रदान करते हैं। अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग प्रकार के समाज के वर्गों के कल्याण के लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 में। तो जैसा मैंने आपको बताया, यदि नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा की बात करें या कॉन्सेप्ट की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व क्या है, राज्य को, किसको, राज्य को, राज्य का तात्पर्य यहाँ पे सरकार को शासन चलाने हेतु संविधान में दिए गए निर्देश हैं। अर्थात संविधान में कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि इसके अनुसार सरकार को अपना शासन चलाना चाहिए, सरकार को अपनी नीतियां बनानी चाहिए। किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, केवल संविधान में ये एक निर्देश है, गाइडलाइन है कि इस प्रकार की नीतियों को अपनाते हुए सरकार को अपना शासन चलाना चाहिए। तो ये थी इसकी कॉन्सेप्ट की बात। आर्टिकल 36 से लेकर 51 में जैसा मैंने आपको बताया इनका वर्णन किया गया है। तो आइए एक एक आर्टिकल को हम देखते हैं कि किस प्रकार, किस अनुच्छेद में किस प्रकार के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक सभी नीति निर्देशक तत्वों को हम देखेंगे। सभी को लगता है कि 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को हम देखते हैं तो बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनती है कि किस प्रकार से 36 से लेकर 51 तक में विभिन्न प्रकार के जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनको याद किस प्रकार से रखा जाए, परीक्षा में प्रश्न हल किस प्रकार से किया जाए। तो उस समस्या को भी सोल्व करते हुए
क्लास के अंत में हम देखेंगे कि नीति निदेशक तत्वों को याद किस ट्रिक के माध्यम से किया जाए। तो पहले सभी नीति निदेशक तत्वों को एक एक करते हुए हम देखते चलेंगे और क्लास के अंत में हम देखेंगे कि इन नीति निदेशक तत्वों को याद किस ट्रिक के माध्यम से रखा जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 36 की यदि हम बात करें, अनुच्छेद 36 में दिए गए यदि नीति निदेशक तत्वों की हम बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। जैसे हमने मूल अधिकारों के संदर्भ में देखा था, मूल अधिकारों की जब हमने बात की थी तो हमने देखा था कि मूल अधिकारों का जो वर्णन किया गया है वो हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में किया गया है। और आर्टिकल जो 12 था उसमें राज्य की परिभाषा दी गई थी कि फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा क्या होगी। इसी प्रकार यदि हम नीति निदेशक तत्व या डीपीएसपी जिन्हें शॉर्ट में कहा जाता है, उनका जो वर्णन संविधान में किया गया है वो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 में किया गया है। और आर्टिकल 36 में नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा क्या होगी इसके बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 36 में किसी भी प्रकार के नीति निदेशक तत्व के बारे में बात नहीं की गई, अपितु नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की क्या परिभाषा होगी इसके बारे में बात की गई है। और ये बताया गया है राज्य का तात्पर्य यहाँ पे क्या होगा, भारत सरकार और राज्य सरकार, इसी तरह संसद और विधानमंडल, इसी तरह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। और साथ ही साथ भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन कार्य करने वाली सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नीति निदेशक तत्वों के लिए आएंगे, उनके संदर्भ में आएंगे। तो इस प्रकार से आर्टिकल 36 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य क्या होगा, नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य क्या होगा। उसके बाद देखें आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है, नीति निदेशक तत्वों का महत्व बताया गया है। क्या बताया गया है, निदेशक तत्वों या डीपीएसपी का महत्व बताया गया है। और डीपीएसपी का महत्व बताते हुए ये कहा गया है कि हालांकि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इसका तात्पर्य क्या है कि यदि सरकार क्या नहीं करती है, सरकार नीति निदेशक तत्वों या डीपीएसपी को लागू नहीं करती है, सरकार डीपीएसपी को लागू नहीं करती है तो भी कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता, न्यायालय की शरण नहीं ले सकता, किसी डीपीएसपी को या नीति निदेशक तत्वों को लागू कराने के लिए कोर्ट की शरण नहीं ले सकता। ठीक है, जबकि मूल अधिकारों में हमने देखा था कि यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, कोई सरकार यदि मूल अधिकार प्रदान नहीं करती है तो उसके विरुद्ध कोर्ट में जाया जा सकता है। तो मूल अधिकार तो न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं, लेकिन डीपीएसपी या नीति निदेशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते। न्यायालय में यदि इनका पालन सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है तो भी इसके विरुद्ध न्यायालय में कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। लेकिन न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होने के बावजूद आर्टिकल 37 में ये कहा गया है कि परंतु ये शासन के क्या होंगे, मूलभूत होंगे। मूलभूत का तात्पर्य है कि सरकार को कोशिश करनी होगी कि अपना शासन इन नीति निदेशक तत्वों में कही गई बातों के अनुसार चलाए। साथ ही साथ डीपीएसपी को लागू करना राज्य का कर्तव्य यहां बताया गया है, बाध्यता नहीं है, लेकिन ये बताया गया है आर्टिकल 37 में ही कि नीति निदेशक तत्वों को लागू करना सरकार की, या कह सकते हैं संविधान में सरकार की जगह राज्य शब्द का प्रयोग किया है, तो राज्य की क्या होगी, राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो नीति निदेशक तत्वों को समय समय पर लागू करता रहे। तो इस प्रकार की कुछ बातें आर्टिकल 37 में नीति निदेशक तत्वों के बारे में कही गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 38 में दिए गए नीति निदेशक तत्व की। तो आर्टिकल जो 38 है वो क्या कहता है कि राज्य कैसी व्यवस्था स्थापित करेगा, ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा। कैसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सभी व्यक्तियों को क्या मिल जाए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो जाए, और साथ ही साथ लोक कल्याण की क्या हो, अभिवृद्धि हो। तो राज्य क्या करेगा, अपनी नीति, अपनी व्यवस्था इस प्रकार से स्थापित करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, साथ ही साथ लोक कल्याण की क्या हो, अभिवृद्धि हो, लोक कल्याण की क्या हो, अभिवृद्धि हो। और इसके अलावा राज्य का ये कर्तव्य होगा कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की जो असमानता है उसको समाप्त करने का प्रयास करे। तो राज्य को क्या क्या करना होगा, राज्य को ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करनी होगी कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय है वो प्राप्त हो सके, लोक कल्याण हो सके, लोक कल्याण में अभिवृद्धि हो सके, और साथ ही साथ
किसी भी व्यक्ति में क्या हो, सभी व्यक्तियों को आय, प्रतिष्ठा, सुविधा व अवसर की समानता प्राप्त हो। यदि कोई असमानता है इन मामलों में तो उसे समाप्त करने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। डीपीएसपी को पढ़ते समय आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि डीपीएसपी लागू करने का कार्य या इनके बारे में कोई भी कार्य करने के लिए संविधान में किसे निर्देशित किया गया है, किसी निजी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया गया है, अपितु केवल सरकार को ये निर्देश प्रदान किए गए हैं कि सरकार को ये सब करना होगा। आगे बात करते हैं अगले नीति निदेशक तत्वों के बारे में, जो है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के कुछ क्या हैं, उपबंध हैं, जिन्हें कुछ उप अनुच्छेदों में बांटा गया है। वे हैं 39A, 39B, 39C, 39D, E और F। आइए एक एक करके सभी को देखते हैं। 39A में क्या बात कही गई है, जो डीपीएसपी 39 है या नीति निदेशक तत्व 39 है, उसके प्रथम भाग अर्थात 39A में क्या कहा गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से अपनी आजीविका के साधन उपलब्ध होने चाहिए। यानी राज्य या यूं कह सकते हैं सरकार को अपनी नीति इस प्रकार से बनानी चाहिए कि चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसे समान रूप से अपनी आजीविका अर्जित करने के जो साधन हैं वो उपलब्ध हो। 39B क्या कहता है कि जो भौतिक संसाधन है, देश के पास जो भौतिक संसाधन उपलब्ध है, भौतिक संसाधन का तात्पर्य है जैसे जल, जैसे खनिज, जैसे वनस्पति, जैसे समुद्र, जैसे झील, जैसे तालाब, जो भी भौतिक संसाधन राज्य या सरकार के स्वामित्व में है, उन भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 39C कहता है कि धन और उत्पादन के जो साधन हैं उनका संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। संकेंद्रण का तात्पर्य है किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में धन का या उत्पादन के संसाधनों का सेंट्रलाइजेशन या संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रयास सरकार को करना होगा, राज्य को करना होगा। स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के बदले समान वेतन देने का प्रयास करना होगा। स्त्री व पुरुष जो कर्मकार हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा सरकार को करनी होगी, राज्य को करनी होगी। और साथ ही साथ बालकों की जो एज है, जो अवस्था है, उस अवस्था का दुरुपयोग ना हो, बालकों के साथ में, बच्चों के साथ में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, उनके स्वास्थ्य क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार से बालकों की अवस्था का दुरुपयोग ना हो, ये बात भी किसमें कही गई है, आर्टिकल 39E में कही गई है। 39F में कहा गया है कि बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर, स्वस्थ विकास के अवसर, यानी प्रत्येक बच्चे को अपने डेवलपमेंट या विकास के अवसर उपलब्ध होने चाहिए और उसकी शोषण से क्या होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। 39A से लेके 39E तक के जो प्रावधान हैं ये नीति निदेशक तत्वों में जब हमारा संविधान लागू हुआ, यानी मूल संविधान में ये उपबंध किए गए थे, लेकिन ये जो 39F वाला उपबंध है ये मूल संविधान में नहीं था, अपितु बाद में इसे लागू किया गया। और कैसे लागू किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये प्रावधान संविधान में आर्टिकल 39F के रूप में नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा जाता है। अगले आर्टिकल की बात करें तो ये भी संविधान संशोधन के माध्यम से 39A के रूप में, अनुच्छेद 39A के रूप में एक नीति निदेशक तत्व के रूप में संविधान में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐसा किया गया और इसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, न्याय उपलब्ध होना चाहिए। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, न्याय सुलभ होना चाहिए, न्याय उपलब्ध होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके पास में पैसे ना हो, या कि आर्थिक आधार पर या अन्य किसी निर्योग्यता के आधार पर, या तो आर्थिक आधार पर उसके पास में पैसे नहीं है या फिर उसकी पहुंच नहीं है, इन आधारों के ऊपर कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी नागरिक जो है वो न्याय से वंचित ना रह जाए। इस प्रकार का प्रयास सरकार को करना होगा, राज्य को करना होगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 39A में। अगले नीति निदेशक तत्वों की ओर बढ़े। आर्टिकल 40 किसके बारे में बात करता है, ग्राम पंचायतों, विलेज पंचायत के बारे में बात करता है और कहता है कि ग्राम पंचायतों को क्या किया जाएगा, संगठित किया जाएगा। अब देखिए ग्राम पंचायत को संगठित जो करने का जो स्वप्न था वो किसका था, आप देखेंगे ग्राम पंचायतों के बारे में जो सबसे ज्यादा स्वप्न देखा था, ग्राम पंचायतों को संगठित करना या मजबूत करने का जो स्वप्न था वो किसका था, महात्मा गांधी का। किसका, महात्मा गांधी का। तो हम कह सकते हैं कि कुछ जो हमारे
नीति निदेशक तत्व हैं उनमें हमें गांधीवादी छाप दिखाई देती है, यानी गांधी के दर्शन से वो लिए गए हैं। जबकि कुछ जो नीति निदेशक तत्व हैं, जैसे हम बात करें आर्टिकल 38 में ये जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, और साथ ही साथ आय और अवसर और प्रतिष्ठा की जो असमानता है उसको दूर करने की बात की गई है, लोक कल्याण की बात की गई है, ये समाजवाद की ओर हमारा इशारा करता है कि सभी व्यक्तियों को संसाधनों में बराबर का हिस्सा मिले, वही क्या है, समाजवाद। तो समाजवाद से कौन थे, नेहरू प्रभावित थे। तो कुछ जगह हमें नीति निदेशक तत्वों में जवाहरलाल नेहरू की छाप दिखाई देती है, समाजवाद की छाप दिखाई देती है, और कुछ नीति निदेशक तत्व जैसे अभी हमने देखा कि ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, संगठित करना, उसमें हमें गांधीवादी दर्शन दिखाई देता है। हालांकि हमारे संविधान के अंतर्गत जो नीति निदेशक तत्व हैं उनको उनका किसी प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया गया कि ये नीति निदेशक तत्व समाजवादी नीति निदेशक तत्व है, ये गांधीवादी निदेशक तत्व है, या ये अन्य कोई निदेशक तत्व है। संविधान में इस प्रकार का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन नीति निदेशक तत्वों में कही गई बातों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इनका समाजवादी नीति निदेशक तत्व, गांधीवादी नीति निदेशक तत्व आदि में हम इनका क्या कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। यूपीएससी की जो परीक्षा थी उसमें एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि एक ऑप्शन दे दिया गया कि नीति निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है, और उसमें एक ऑप्शन दिया गया कि नीति निदेशक तत्वों को गांधीवादी और समाजवादी वर्गों में विभक्त किया गया है हमारे संविधान में। तो आपको ध्यान रखना है, संविधान में इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया गया है। ये वर्गीकरण नीति निदेशक तत्वों की भावना के आधार पर हम स्वयं कर सकते हैं, लेकिन संविधान में किसी प्रकार का वर्गीकरण नीति निदेशक तत्वों का नहीं दिया गया है। आपने मूल अधिकारों में देखा था कि मूल अधिकारों का एक वर्गीकरण संविधान में दिया गया है, लेकिन नीति निदेशक तत्वों के बारे में कोई भी वर्गीकरण संविधान के अंतर्गत नहीं दिया गया है। बात कर रहे थे हम आर्टिकल 40 में दिए गए नीति निदेशक तत्व की, जो कहता है कि ग्राम पंचायतों को संगठित किया जाएगा और ग्राम पंचायतों को अधिक शक्ति और अधिकार प्रदान करके इन्हें क्या किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। क्योंकि ग्राम पंचायतों की मजबूती की ये बात यहाँ कही गई है, इसीलिए हम इस नीति निदेशक तत्व को गांधीवादी दर्शन में या गांधीवादी उद्देश्यों के अंतर्गत रख सकते हैं। अगले अनुच्छेद की यदि हम बात करें, अगले नीति निदेशक तत्वों की बात करें, जो कि आर्टिकल 41 में दिया गया है, उसमें कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार, आर्थिक सामर्थ्य मतलब सरकार के पास में जितने संसाधन उपलब्ध होंगे उस समय, उसके अनुसार कुछ बातों को सुनिश्चित करेगा। क्या क्या बातें सुनिश्चित करेगा? पहला, सभी व्यक्ति या सभी नागरिकों को काम पाने का अधिकार देगा। देश के सभी जो नागरिक हैं उनको काम करने का अधिकार सरकार प्रदान करे, लेकिन कब? जब सरकार के पास में संसाधन उपलब्ध हो, राज्य के पास में संसाधन उपलब्ध हो। सभी को शिक्षा पाने का अधिकार हो, सभी को क्या हो, शिक्षा पाने का अधिकार है। तो आप यहाँ नोट करें, शिक्षा पाने का जो अधिकार है वो हमने मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स में भी देखा था, और आर्टिकल 21A के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई थी। और 21A में क्या कहा गया था कि सभी ऐसे बच्चे जो कि 6 से 14 आयु वर्ग के हैं, तो यहाँ सिर्फ किसके बारे में बात की गई थी, 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके बारे में बात की गई थी कि उनको निःशुल्क शिक्षा राज्य प्रदान करेगा। लेकिन नीति निदेशक तत्वों में प्रत्येक नागरिक को शिक्षा पाने के अधिकार की बात कही गई है। तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है। यहां से प्रश्न निकल सकता है कि डीपीएसपी में भी शिक्षा के अधिकार की बात की गई है और मौलिक अधिकारों या मूल अधिकार में भी शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, लेकिन मूल अधिकार में जो 21A में शिक्षा के अधिकार की बात की गई है वो केवल 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके बारे में बात की गई है। जबकि नीति निदेशक तत्वों में किसके बारे में बात की गई है, सभी नागरिकों को शिक्षा देने का अधिकार, किसी प्रकार की उम्र की सीमा यहां तय नहीं की गई है। साथ ही साथ आर्टिकल 41 में ये कहा गया है कि बेकारी, बुढ़ापे, बीमारी, निशक्तता या अन्य अभाव की स्थिति में लोक सहायता प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। सभी ऐसे व्यक्ति जिनको, जो बेकार हैं, जो बुढ़ापे से ग्रसित हैं, बीमारी है किसी प्रकार की, उनको निशक्त हैं, विकलांग हैं या अन्य किसी अभाव में हैं, उनको लोक सहायता या राज्य या सरकार से सहायता पाना उनका क्या होगा, अधिकार होगा। और अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार
सरकार क्या करेगी, इनकी मदद करेगी। तो इस प्रकार की कुछ बातें आर्टिकल 41 या 41 में नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत कही गई हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 42, जो राज्य को किसके लिए सुनिश्चित करने के लिए कहता है, ये कहता है कि राज्य दो बातों को सुनिश्चित करेगा। किन किन बातों को सुनिश्चित करेगा? पहली, सभी व्यक्तियों को या सभी नागरिकों को, कह सकते हैं हम, व्यक्ति नहीं, नागरिकों को क्या होगा, काम की न्याय संगत या मनोचित दशा, यानी ऐसे काम करने की उनकी जो दशा है, उन जिस एनवायरनमेंट में वो काम करते हैं वो काम करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अत्यधिक नमी की स्थिति में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी ऐसी स्थिति में काम कर रहे हैं जहां तापमान क्या हो, बहुत अधिक हो। तो इस कहने का तात्पर्य क्या है कि सभी जो नागरिक हैं उनको काम की न्याय संगत दशा मिलेगी, न्याय संगत दशा जिसमें वो आराम से काम कर सके, ऐसी दशा मिलेगी। इस प्रकार की बात आर्टिकल 42 में कही गई है। साथ ही साथ प्रसूति सहायता, यानी कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उस प्रेगनेंसी की स्थिति में सरकार द्वारा उसको सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार की बात आर्टिकल 42 में नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत कही गई है। अगले नीति निदेशक तत्व की ओर चलते हैं, वो है आर्टिकल 43, जो कि क्या कहता है कि कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्र के जो कर्मकार हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको निर्वाह मजदूरी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? निर्वाह मजदूरी, यानी चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे उद्योग क्षेत्र हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो, उसमें यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको कम से कम निर्वाह मजदूरी दी जाएगी। और निर्वाह मजदूरी किस प्रकार की होगी कि वो व्यक्ति शिष्ट जीवन जी सके, उसे उचित प्रकार के अवकाश प्रदान किए जाएंगे। साथ ही साथ उस व्यक्ति को ऐसे अवसर प्रदान किए जाएंगे कि वो अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति कर सके। इस प्रकार की कुछ बातें कही गई हैं, यानी व्यक्ति को अपने विकास के लिए आवश्यक जो दशाएं हैं वो प्राप्त होंगी, यदि चाहे वो कृषि क्षेत्र में है, चाहे उद्योग क्षेत्र में है, या अन्य किसी क्षेत्र में क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो। इसी प्रकार कुटीर उद्योग और जो कुटीर उद्योग हैं उनको व्यक्तिगत और सहकारी दोनों ही आधारों पर क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। व्यक्तिगत आधार पर का तात्पर्य है कि सरकार क्या करेगी, प्रेरित करेगी व्यक्तियों को कुटीर उद्योग लगाने के लिए, छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए। इसके अलावा क्या कर सकती है सरकार, कुछ व्यक्तियों को मिलाकर भी क्या कर सकती है, कुटीर उद्योग लगाने के लिए प्रेरित कर सकती है। सहकारी आधार का मतलब कुछ लोग मिलकर क्या लगाएं, कुटीर उद्योग लगाएं। कुछ लोग मिलकर क्या लगाएं, कुटीर उद्योग जब लगाएं तो उसे सहकारी आधार पर लगाया गया कुटीर उद्योग कहा जा सकता है। और जैसा मैंने बात की थी कि गांधी जी जो हैं उन्होंने किस पर बल दिया था, ग्राम पंचायतों पर, ग्राम पंचायतों की मजबूती पर बल दिया था, गांवों की मजबूती पर बल दिया था। साथ ही साथ उन्होंने कुटीर उद्योगों पर बढ़ावा देने के लिए भी बल दिया था। तो इस नीति निदेशक तत्व को भी हम गांधीवादी दर्शन के अंतर्गत रख सकते हैं। अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं। अगले नीति निदेशक तत्व की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43A यहां लगा हुआ है। इसका मतलब ये भी क्या किया गया था, मूल संविधान में नहीं था, संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया। और ये किसकी बात करता है, उद्योग जो क्षेत्र है उसमें कर्मकारों की प्रबंधन में भागीदारी की बात करता है। यानी जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं उनमें काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी मैनेजमेंट, उद्योग के मैनेजमेंट या प्रबंधन में भागीदारी मिल सके। प्रबंधन में क्या मिल सके, भागीदारी मिल सके, किसको, कर्मकारों को। इस प्रकार की व्यवस्था किसमें की गई है, आर्टिकल 43A में की गई है, जो कि बाद में संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 43A के बाद बात करते हैं 43B की। 43B भी किसके द्वारा जोड़ा गया, संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। और ये किसकी बात करता है, ये बात करता है कि सरकार क्या प्रयास करेगी कि सहकारी समिति का निर्माण, प्रबंधन व उन्नयन हो। ठीक है, सरकार इस प्रकार के प्रयास करेगी, राज्य इस प्रकार का प्रयास किया करेगा कि सहकारी समितियों का कोई भी व्यक्ति क्या कर सके, निर्माण कर सके, उनका प्रबंधन कर सके और उनका उन्नयन करने के प्रयास कर सके। इस प्रकार की परिस्थितियां उपलब्ध कराएगी कौन, सरकार या राज्य। ये था आर्टिकल 43B। उसके बाद आता है आर्टिकल 44, नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 44 में जो दिया गया है वो क्या कहता है कि पूरे भारत में एक कॉमन सिविल कोड होगी, कॉमन सिविल कोड होगी, कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड।
एक समान सिविल संहिता लागू की जाएगी पूरे भारत में। आप देखते हैं और कई बार आप पढ़ते हैं कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ आदि कुछ पर्सनल लॉ अलग से बनाए गए हैं, लेकिन आर्टिकल 44 क्या कहता है कि पूरे भारतवर्ष में सभी व्यक्तियों पर एक ही प्रकार का कानून लागू होना चाहिए और उस कानून को एक समान सिविल संहिता या कॉमन सिविल कोड के नाम से जाना चाहिए। और सरकार का ये प्रयास होगा कि कॉमन सिविल कोड को सरकार स्थापित करे, राज्य स्थापित करे। ये बात हुई आर्टिकल 44 की। उसके बाद आता है आर्टिकल 45 और आर्टिकल 45 में जो नीति निदेशक तत्व है वो क्या कहता है, प्रारंभिक शैशव अवस्था देखभाल की बात करता है, यानी जो शिशु हैं उनकी जो प्रारंभिक जीवन काल है उसकी क्या की जाए, उसमें देखभाल करने का जो जिम्मा है वो भी किसका होगा, राज्य का होगा या सरकार का होगा। सरकार उस संदर्भ में परिस्थितियां उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा 6 वर्ष तक के बच्चों की जो है उनको शिक्षा राज्य के द्वारा दी जाएगी। 6 वर्ष तक के, देखिए इससे पहले भी हम शिक्षा की बात कर चुके हैं, इससे पहले भी एक नीति निदेशक तत्वों में हम शिक्षा की बात कर चुके हैं। ये देखते हैं कौन से नीति निदेशक तत्वों में हमने शिक्षा की बात की थी, तो हम देखेंगे और यहाँ पाएंगे कि आर्टिकल 41 में भी हमने शिक्षा की बात की है। तो आर्टिकल 41 में दी गई शिक्षा की व्यवस्था और इसी तरह आर्टिकल 45 में, तो एक तो नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 41 में शिक्षा की बात कही गई है, शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। इसी तरह आर्टिकल 45 में भी शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। और इसी प्रकार से जब हमने फंडामेंटल राइट देखे थे तो फंडामेंटल राइट जो था वो जो 21A था उसमें भी शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। तीनों में अंतर क्या क्या है, आर्टिकल जो 21A था उसमें जो शिक्षा देने की बात कही गई है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है, जबकि आर्टिकल 41 में जो शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है उसमें कोई आयु वर्ग जो है उसका उल्लेख नहीं है, तो सभी आयु वर्ग को ये शिक्षा के देने की बात यहाँ कही गई है। जबकि आर्टिकल 45 में जो शिक्षा देने की बात कही गई है वो किसके द्वारा कही गई है, वो किस आयु वर्ग के लिए कही गई है, 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने की बात कही गई है। तो आर्टिकल 45 क्या कहता है कि 6 वर्ष तक की आयु के जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनकी शिक्षा सरकार को उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। जो मूल हमारा संविधान था उसमें बात कही गई थी 6 से 14 वर्ष। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 45 के अंतर्गत क्या किया गया था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ही शिक्षा देने की बात नीति निदेशक तत्वों में की गई थी। लेकिन जैसा आपको मालूम है आर्टिकल 21A, आर्टिकल जो 21A है उस 21A के अंतर्गत अब क्या व्यवस्था कर दी गई, 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के शिक्षा की व्यवस्था मूल अधिकारों के तहत कर दी गई। इसलिए बाद में मूल अधिकारों में बाद में नीति निदेशक तत्व जो 45 है उसमें 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक संशोधन किया गया और अब ये व्यवस्था की गई कि सरकार को 6 से 14 के स्थान पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या देनी पड़ेगी, शिक्षा प्रदान करने की जो कर्तव्य होगा वो सरकार का होगा। ये कहता है आर्टिकल 45। उसके बाद आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 किसकी बात करता है, SC और ST, SC ST का तात्पर्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, इसी प्रकार समाज के अन्य दुर्बल वर्ग के जो लोग हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनकी शिक्षा की व्यवस्था किसको करनी पड़ेगी, राज्य को करनी चाहिए, करनी पड़ेगी नहीं, करनी चाहिए, क्योंकि DPSP बाध्यता नहीं करते हैं, सरकार पे केवल क्या देते हैं, एक गाइडलाइन देते हैं, सलाह देती है कि ये कार्य सरकार को करना चाहिए। साथ ही साथ SC ST और दुर्बल वर्ग के जो लोग हैं उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देना भी राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 46 में। साथ ही साथ इन वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाना होगा और शोषण से इनकी सुरक्षा करनी होगी, ये बात भी आर्टिकल 46 में कही गई है। तो आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के जो दुर्बल वर्ग हैं उनकी उन्नति के बारे में बात करता है, उनकी शिक्षा के बारे में बात करता है, उनके आर्थिक हितों के बारे में बात करता है, उनके शोषण से सुरक्षा और उनके सामाजिक अन्याय से बचाने के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। ये नीति निदेशक तत्व बात करता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 क्या बात करता है, अनुच्छेद 47 क्या कहता है, ये कहता है कि सभी लोगों को क्या होगा, पोषाहार का स्तर, पोषाहार मतलब पोषण प्राप्त करना, क्या करना, पोषण प्राप्त करना, भोजन से पोषण प्राप्त करना। सभी व्यक्तियों को पोषाहार का जो स्तर है और जीवन का जो उनका स्तर है वो क्या करना है,
ऊंचा करना है। कैसे ऊंचा करना है? राज्य सरकार इसके लिए ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराए। राज्य या सरकार, राज्य सरकार का यह तात्पर्य नहीं है किसी स्टेट की गवर्नमेंट, यहाँ इसका तात्पर्य है राज्य। राज्य में क्या क्या आता है वो आर्टिकल 36 में हमने देखा था। भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे संसद हो, चाहे विधानमंडल हो, सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य का ये कर्तव्य होगा कि लोगों के पोषाहार के स्तर को ऊंचा करे, जीवन स्तर को क्या करे, ऊंचा करे, साथ ही साथ लोक स्वास्थ्य में क्या करे, सुधार करे, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करे। और ये सब करना राज्य का क्या होगा, प्राथमिक कर्तव्य होगा। क्या होगा? प्राथमिक, प्राइमरी ड्यूटी होगी ये सब करना। ठीक है। इसके अलावा राज्य क्या करेगा? राज्य का तात्पर्य सरकार क्या करेगी? मादक जो पेय पदार्थ हैं और जो हानिकारक औषधि हैं उन पर रोक लगाएगी। क्या करेगी? रोक लगाने का क्या करेगी? प्रयास करेगी। तो इस प्रकार से जो समाज है, समाज में जो जीवन स्तर है लोगों का, उसको किस प्रकार से ऊंचा उठाया जाए, किस प्रकार से बेहतर बनाया जाए, इसकी बात आर्टिकल 47 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। उसके बाद आता है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 किसके बारे में बात करता है? ये कहता है कि कृषि और जो पशुपालन है उसमें वैज्ञानिक प्रणाली को अपनाने का प्रयास किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? अब नीति निर्देशक तत्व निर्देश किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को प्रदान नहीं करते हैं। ये किसको कहते हैं? सरकार को कहते हैं कि सरकार को ऐसे प्रयास करने होंगे कि कृषि और पशुपालन और वैज्ञानिक, कृषि और पशुपालन में वैज्ञानिक प्रणाली का क्या हो, विकास हो। साथ ही साथ गाय, बछड़े, दुधारू जो पशु हैं उनकी नस्लों का क्या किया जा सके, रक्षण किया जा सके, उनकी नस्लों में क्या किया जा सके, सुधार किया जा सके, और उनके वध या बलि को क्या किया जा सके, रोका जा सके, प्रतिषेध किया जा सके। ऐसी परिस्थितियां देनी होंगी किसको? सरकार को। ये व्यवस्था किसकी में की गई? अनुच्छेद 48 में। और यहाँ आप देखेंगे पुनः जो गाय और जो पशु हैं उनकी रक्षा करने का जो दर्शन था वो पुनः किसका था? महात्मा गांधी का। तो ये जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है ये भी क्या करता है? गांधीवादी निर्देशक तत्व के रूप में पहचाना जाता है। गांधीवादी दर्शन को क्या करता है? प्रख्यापित करता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 48A जो कि पुनः संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। और ये किसकी बात करता है? देश के पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है, उसके संवर्धन की बात करने की बात करता है। और कहता है कि राज्य या यूं कह सकते हैं सरकार का ये कर्तव्य होगा कि देश के पर्यावरण की रक्षा की जाए और साथ ही साथ उसके पर्यावरण को संवर्धन किया जाए, उसके पर्यावरण को और बेहतर बनाया जाए, और वन और वन्य जीव जो हैं उनकी भी रक्षा करना सरकार सुनिश्चित करे। इस प्रकार की बात आर्टिकल 48A नीति निर्देशक तत्व में की गई है। उसके बाद आता है अगला जो नीति निर्देशक तत्व जो कि आर्टिकल 49 में वर्णित किया गया है। और यह आर्टिकल 49 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व क्या कहता है कि राज्य को क्या करना होगा? राष्ट्रीय महत्व वाले जो कलात्मक और ऐतिहासिक स्मारक हैं या स्थान हैं या वस्तु हैं उनका रक्षण करना होगा। विशेष तौर पे एक बात यहाँ आपको ध्यान देनी है कि बाकी के नीति निर्देशक तत्वों में जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं वो सरकार को क्या दी गई हैं? सलाहकारी हैं कि ऐसा करना राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। लेकिन यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है राज्य की क्या होगी? ये बाध्यता होगी। तो इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिया जा सकता है और आप उसमें कच्चा खा सकते हैं कि आप सोचेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना तो सरकार के लिए क्या है? केवल एक सलाहकारी है, बाध्यता नहीं है। लेकिन आर्टिकल 49 में विशेष तौर पर, साफ तौर पर यह लिखा गया है संविधान के आर्टिकल 49 में कि राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक ऐतिहासिक स्मारक, स्थान और वस्तु का जो रक्षण करना होगा वो राज्य का कर्तव्य नहीं होगा, वो राज्य का क्या होगा? बाध्यता होगी राज्य पर कि वो इन सब चीजों की रक्षा करे। तो ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 49 में बाध्यता की बात की गई है। बाकी के जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें सरकार के ऊपर कोई बाध्यता आरोपित नहीं की गई है। लेकिन संसद द्वारा इस हेतु क्या बनानी होगी? विधि बनानी होगी। यानी ये काम करने के लिए संसद को क्या बनाना होगा? एक कानून बनाना होगा। यानी संसद कानून बनाकर क्या करेगी? इन सभी का रक्षण करने का प्रयास करेगी, या यूं कह सकते हैं उसके लिए ये बाध्य होगा। और इस संदर्भ में संसद ने समय समय पर विभिन्न कानून जो हैं वो बनाएंगे, आप बनाए भी हैं। तो इस प्रकार से बाध्यता आरोपित करने वाला एकमात्र जो नीति निर्देशक तत्व वो है वो कौन सा है? आर्टिकल 49। अगले अनुच्छेद की ओर चलते हैं, अनुच्छेद 50, जिसमें क्या कहा गया है? ये कहता है कि राज्य को क्या करना होगा? लोक सेवाओं में, लोक सेवाएं मतलब गवर्नमेंट सर्विस आप मान सकते हैं, लोक सेवाओं में
न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथक्करण सुनिश्चित करना होगा, उसका प्रयास करना होगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथक्करण का तात्पर्य है कि न्यायपालिका का जो कार्य है उसमें कार्यपालिका का किसी प्रकार का क्या नहीं हो, हस्तक्षेप नहीं हो। न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करे, यानी न्याय की जो अवधारणा है वो सर्वोच्च रहे, इस प्रकार का प्रयास राज्य को करना होगा, सरकार को करना होगा। इसके बाद आता है अंतिम जो हमारा डीपीएसपी, अंतिम हमारा नीति निदेशक तत्व है, वो उसके बारे में यदि हम बात करें, आर्टिकल 51 में ये दिया गया है और ये कहता है कि राज्य का क्या कर्तव्य होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि की जाए। इस प्रकार के कार्य राज्य के द्वारा किए जाएं जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें अभिवृद्धि हो और अन्य राष्ट्रों के साथ न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध जो हैं वो स्थापित किया जाए। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लेवल पर जो लॉ बनते हैं जो एक देश के दूसरे देश से व्यवहार को सुनिश्चित करते हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय विधियों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रति क्या रखना चाहिए, हमें आदर रखना चाहिए। फिर भी यदि किसी प्रकार का विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न होता है तो हमें किसमें विश्वास करना चाहिए, मध्यस्थता से उस विवाद को निपटाने का विश्वास हमें होना चाहिए और उसी तरीके से उस विवाद को सुलझाना चाहिए। इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं आर्टिकल 51 में की गई हैं। तो ये हमने देखा आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 में दिए गए डीपीएसपी या नीति निदेशक तत्वों को। आइए अब हम इनको याद किस प्रकार से रखें उस ट्रिक के बारे में बात करते हैं। और उस ट्रिक पर जाने से पहले कुछ संविधान संशोधनों को हमें देखना होगा। हालांकि नीति निदेशक तत्वों को पढ़ते पढ़ते हमने साथ ही साथ में देखा है कि कौन सा नीति निदेशक तत्व किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया, लेकिन अलग से भी एक बार हम इन्हें देख लेते हैं तो हम पाएंगे कि आर्टिकल संविधान संशोधन 42 के द्वारा सर्वाधिक क्या जोड़े गए हैं, नीति निदेशक तत्व संविधान में जोड़े गए हैं। जैसे नीति निदेशक तत्व 39F, 39A, 43A और 48A जो हैं उनको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या करा गया है, संविधान में जोड़ा गया है। मूल संविधान में ये सभी आर्टिकल्स नहीं थे। इसी तरह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो नीति निदेशक तत्व 38 है उसमें क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। उसके अतिरिक्त 86वां जो संविधान संशोधन है उसमें नीति निदेशक तत्व 45 में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। क्या संशोधन किया गया था, ये जब हमने नीति निदेशक तत्व 45 पढ़ा था तभी हमने देखा था कि पहले नीति निदेशक तत्व 46 के अंतर्गत क्या व्यवस्था थी कि राज्य कितने वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा। लेकिन 45वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे परिवर्तित करके क्या कर दिया गया कि राज्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या करेगा, निःशुल्क शिक्षा देगा। तो इस प्रकार का संशोधन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 35 या नीति निदेशक तत्व 45 में किया गया था। उसके बाद में 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से भी एक नया नीति निदेशक तत्व 43B के नाम से हमारे नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था। तो ये कुछ संविधान संशोधन थे जिनके माध्यम से मूल संविधान लागू होने के पश्चात कालांतर में नए नए नीति निदेशक तत्वों को परिस्थिति के अनुसार हमारे संविधान में जोड़ा गया। अब बात करेंगे हम ट्रिक की कि किस प्रकार की ट्रिक से नीति निदेशक तत्वों को याद रखा जाए। तो पहली जो ट्रिक है वो है आर्टिकल 38 में, अनुच्छेद 38 में जो नीति निदेशक तत्व दिया गया है उसको याद रखने की। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो है VLDC PHC, सॉरी 38 के लिए जो ट्रिक है वो है WEV। और WEV किसकी बात करता है, WE से तात्पर्य है वेलफेयर और E से तात्पर्य है इक्विटी। तो आर्टिकल जो 38 है वो किसके बारे में बात करता है, दो चीजों के बारे में बात करता है। एक तो वेलफेयर या लोक कल्याण के बारे में और एक किसके बारे में बात करता है, समानता के बारे में बात करता है। और कहता है कि आय, प्रतिष्ठा और अवसर की जो असमानता है उसको क्या करा जाएगा, समाप्त किया जाएगा। किसमें कहा गया है, ये आर्टिकल 38 में। तो आर्टिकल 38 को आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, WE के माध्यम से। WE पूरी जो ट्रिक है वो पहले हम देख लेते हैं। पूरी जो ट्रिक है वो क्या है, वो ये कहती है कि VLDC PHC, VLDC
PHC, VP, वीप, VP, वीप, वीप का मतलब रोना, प्रेग्नेंट, और उसके बाद में है मिनिमम वेजेस। तो ट्रिक को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वी यानी हम कोई एलडीसी जो कि किस में कार्यरत है, पीएचसी में। एलडीसी है कोई जो किस में कार्यरत है, पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसे कहते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई एलडीसी कार्यरत है, तो वी एलडीसी पीएचसी, और उस एलडीसी का नाम माना क्या है, वीपी है। वो रो रहा है, वीप कर रहा है, वीप करता है, क्यों? क्योंकि उसकी जो वाइफ है वो क्या है, प्रेग्नेंट है, और उसको मिनिमम वेजेस या न्यूनतम मजदूरी उसको प्राप्त नहीं हो रही है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 38 से लेके 45 तक की जो नीति निदेशक तत्व है उनको याद रख सकते हैं। 36 और 37 हमने देखा है कि जो डीपीएसपी है, नीति निदेशक तत्व है, उनका वर्णन 36 से 51 में है, लेकिन आर्टिकल 36 में तो क्या दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है, और आर्टिकल 37 में महत्व बताया गया है। तो नीति निदेशक तत्व चालू कहां से होते हैं, आर्टिकल 38 से होते हैं। तो आर्टिकल 38 से लेकर 45 तक के नीति निदेशक तत्वों को कैसे याद रख सकते हैं, हम इस एक लाइन के माध्यम से याद रख सकते हैं, वी एलडीसी पीएचसी वीपी वीप प्रेग्नेंट मिनिमम वेजेस। कैसे याद रखेंगे, अब हम सबसे पहले वी जो शब्द है उसका प्रयोग हुआ है आर्टिकल 38 के लिए, और डब्ल्यू ई का मतलब है, डब्ल्यू से वेलफेयर और ई से इक्विटी। तो आर्टिकल 38 में किसकी बात की गई है, एक तो लोक कल्याण की बात की गई है और एक समानता की बात की गई है। तो लोक कल्याण कैसे होगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देके, और समानता कैसे स्थापित होगी, आय और प्रतिष्ठा की जो असमानता है उसे दूर करके। फिर उसके बाद में वी के बाद में आता है एलडीसी पीएचसी, और एलडीसी पीएचसी शब्द जो है वो किसके लिए है, आर्टिकल 39 में दिए गए नीति निदेशक तत्वों के लिए। और एलडीसी पीएचसी का तात्पर्य है, एल से लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का तात्पर्य है आजीविका की बात कही गई है, और डी से तात्पर्य है डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब संसाधनों का जो केंद्रीकरण है, सकेंद्रण है, उसको क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। उसके बाद में सेंट्रलाइजेशन, संसाधनों के केंद्रीकरण को रोका जाएगा और उसका विकेंद्रीकरण किया जाएगा। तो वी एल डी सी, एल से हो गया लाइवलीहुड, डी से हो गया डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण, और सी से हो गया सेंट्रलाइजेशन या सकेंद्रण को रोकना, और पी से हो गया पे, पे का मतलब होता है वेतन, ठीक है, पे का मतलब होता है क्या, वेतन, या समान कार्य के लिए समान क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार एच से मतलब है हेल्थ, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य विकास के अवसर, और सी से मतलब है चिल्ड्रन यानी बालकों को विकास के अवसर उपलब्ध कराना। ये सभी बातें किसमें कही गई हैं, आर्टिकल 39 में कही गई थी, जो कि विस्तार से हम पहले देख चुके हैं। इसी प्रकार वीपी, वीपी इसके द्वारा किसको व्यक्त किया जाता है, 40 में जो अनुच्छेद 40 में जो नीति निदेशक तत्व व्यक्त किया गया है, 40 में क्या किया गया है, वीपी मतलब विलेज पंचायत को व्यक्त किया गया है। विलेज पंचायत यानी ग्राम पंचायतों की मजबूती की बात की गई है। उसके बाद आर्टिकल 41 को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, WEEP, वीप, वीप का तात्पर्य है, डब्ल्यू से तात्पर्य वर्क यानी सभी को काम की अनुकूल दशाएं, ई का तात्पर्य है सभी को क्या करना है, काम पाने का अधिकार, ई से तात्पर्य एजुकेशन, सभी को शिक्षा पाने का अधिकार, पी का मतलब है, पी का जो मतलब है वो है पब्लिक असिस्टेंस, पी का मतलब है पब्लिक असिस्टेंस यानी कुछ अवस्थाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करना, जैसे बीमारी की अवस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में आदि में सामाजिक सहायता प्राप्त करना। ये बात हुई WWP। उसके बाद आता है प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट का मतलब होता है प्रसूति। तो आर्टिकल 42 प्रेग्नेंट की बात करता है, प्रसूति सहायता की बात करता है। उसके बाद आता है मिनिमम वेजेस, जो कि आर्टिकल 43 में दिया गया है, न्यूनतम मजदूरी की बात करता है। तो इस प्रकार से हम वी एलडीसी पीएचसी वीपी वीप प्रेग्नेंट मिनिमम वेजेस के माध्यम से आर्टिकल 38 से लेके 43 तक की जो नीति निदेशक तत्व हैं उनको याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में 4 और 4, 4 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4 यानी एक समान, 4 समान है किसके, 4 के। तो यहां क्या करी गई है, कॉमन है, कॉमन सिविल कोड या समान नागरिक संहिता, क्योंकि 4 बराबर 4 यानी एक जैसा, तो एक जैसी सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता किसमें बात की गई है, आर्टिकल 44 में। 45 को आपको अलग से याद रखना है, जिसमें बात की गई है 0 से लेके 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा देने की बात यहां पर कही गई है। उसके बाद आता है आगे के नीति निदेशक तत्व 46 से लेके 51 तक के जो नीति निदेशक तत्व हैं इनको किस प्रकार से याद किया जाए।
तो आर्टिकल 46 के लिए जो ट्रिक है, देखिए आर्टिकल 46 में आता है 6 का एस हम लेंगे तो एस से एससी और एसटी के कल्याण की बात और दुर्बल वर्गों के कल्याण की बात किसमें गई है, 46 में। उसके बाद आता है 47 में आता है 1947 से, इसे हम याद रखेंगे 1947 में भारत आजाद होता है। 47वां नीति निदेशक तत्व, 47 में भारत आजाद हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो लोग क्या करने लगे, जश्न मनाने के लिए शराब पीते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। लेकिन जो है ये कहा जाता है कि देश आजाद होने के बाद में देश को हमें विकसित करना है तो इन शराब और मादक पदार्थों का हमें त्याग करना होगा और इनका त्याग करके हमें क्या करना होगा, अपने पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। तो इन सभी बातों की बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 47 में कही गई है। इसके द्वारा हम इसे याद रख सकते हैं। इसी प्रकार 48 या 48 में क्या है, लास्ट में 8 का तात्पर्य है अष्टकर्णी, और अष्टकर्णी किसका पर्यायवाची है, गाय का। तो इसका मतलब आर्टिकल 48 में पशुओं के बारे में, पशु कल्याण के बारे में बात की गई है। उसके बाद में आता है आर्टिकल 49 में है 9 का तात्पर्य शाइन, 9 का तात्पर्य साइन का मतलब चमकाना। किसको चमकाना होगा, जो हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं, राष्ट्रीय जो इमारतें हैं उनको क्या होगा, हमें उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा, संरक्षित रखना पड़ेगा, तभी वो क्या करेंगे, शाइन करेंगे। उसके बाद में आता है आर्टिकल 50 का तात्पर्य है 50 का मतलब क्या हो गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या हो, बराबर हो, यानी उनमें क्या हो, कार्य का पृथक्करण हो। उसके बाद में क्या है आर्टिकल 51 हमारे यहाँ एक शुभ आंकड़ा माना जाता है 21-51। तो 51 का तात्पर्य है शुभ, और शुभ के लिए क्या चाहिए, शांति चाहिए। और वो कैसी प्रकार की शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित की जाए। तो इस प्रकार से हम आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 में दिए गए कुछ नीति निदेशक तत्वों को याद रख सकते हैं। अब हम आते हैं, हमने मूल अधिकार की भी बात की पिछली क्लासेस में, हमने आज की क्लास में नीति निदेशक तत्वों के कॉन्सेप्ट को भी समझा। अब हम सक्षम हैं कि हम अंतर कर पाए कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में मूल अंतर क्या है। तो आइए देखते हैं, एक टेबल के माध्यम से तुलना करके इस अंतर को देखते हैं। सबसे पहले मूल अधिकार जो है वो नकारात्मक प्रकृति के हैं। नकारात्मक प्रकृति के तात्पर्य क्या है, मूल अधिकारों में क्या क्या बताया गया है कि राज्य क्या क्या नहीं कर सकता, किसी व्यक्ति को किस किस प्रकार के अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होंगे, राज्य उनके किन अधिकारों को रोक नहीं सकता, नहीं सबका प्रयोग हुआ है, अतः ये क्या है, नकारात्मक प्रकृति के हैं। जबकि निदेशक तत्वों में क्या बताया गया है कि राज्य नागरिकों को क्या क्या देगा, क्या क्या प्रदान करेगा, तो ये क्या है, सकारात्मक प्रकृति के हैं। मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को क्या थे, प्राप्त थे, राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार थे, राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकार थे। तो ये क्या है, मूल अधिकार व्यक्तिगत अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। जबकि निदेशक तत्वों में न केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की बात की गई है, अपितु सामुदायिक अधिकारों की बात भी की गई है। तो ये सामुदायिक अधिकार प्रदान करते हैं। मूल अधिकार केवल राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं क्योंकि राज्य के द्वारा ही ये प्रदान किए जाते हैं। जबकि नीति निदेशक तत्व न केवल सामाजिक अपितु आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के जो न्याय है उसकी सुनिश्चितता उपलब्ध कराते हैं। मूल अधिकार हैं जो वो किसी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध भी प्राप्त होंगे और किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त होंगे, यानी ना तो सरकार ना ही कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। लेकिन नीति निदेशक तत्व किस पर लागू होते हैं, केवल राज्य के ऊपर ही लागू होते हैं। ये राज्य को दिए गए निर्देश ही हैं, किसी व्यक्ति से इनका कोई लेना देना नहीं है। मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो उनके प्रवर्तन के लिए, उनको लागू करवाने के लिए कोई व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, लेकिन नीति निदेशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इन्हें न्यायालय में इनके न मिलने पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता। मूल अधिकारों से जो असंगत विधि है या ऐसी कोई भी कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे या उन्हें कम कर दे, वो क्या होती है, शून्य घोषित कर सकता है न्यायालय। लेकिन नीति निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाले कोई कानून क्या नहीं किया जा सकता, इस आधार पर शून्य नहीं घोषित किया जा सकता। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए किसी प्रकार का कानून बनाने की सरकार को आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि किसी नीति निदेशक तत्व को लागू करना है तो उसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, कानून बना के उस नीति तत्व को लागू करना होगा। क्योंकि संविधान में केवल इतना कहा गया है कि ये लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, किसी प्रकार का कानून या बाध्यता की यहां बात नहीं की गई है। तो इसलिए निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार को क्या बनाना होगा, कानून बनाना होगा।
जबकि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए किसी कानून को बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए चूंकि संविधान में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, सरकार की इच्छा पे ये छोड़ा गया है, तो सरकार ने समय समय पर कुछ नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए कुछ कानून बनाए हैं। आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आरटीई इस प्रकार का कानून बनाया गया, राइट टू एजुकेशन। हमारे नीति निदेशक तत्वों में शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है, तो उसको अमली जामा पहनाते हुए राइट टू एजुकेशन एक्ट सरकार के द्वारा बनाया गया। इसी तरह निर्वाह मजदूरी देने की बात जब नीति निदेशक तत्वों में कही गई, तो उसके लिए मनरेगा नाम से एक एक्ट बनाया गया, जिसमें सभी को न्यूनतम मजदूरी जो है वो दी जाती है। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, चाइल्ड लेबर एक्ट, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य की क्या करते हैं या बच्चों के शोषण की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, इस प्रकार के कुछ एक्ट बनाए गए। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसके द्वारा मातृत्व जो लाभ हैं वो महिलाओं को प्रदान किए जाते हैं, जो कि निदेशक तत्वों में वर्णित किए गए हैं। इसी प्रकार लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट नाम से एक कानून बनाया गया, जिसमें सभी नागरिकों को क्या हो, विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार हो, जिसकी बात नीति निदेशक तत्वों में कही गई है, उसको लागू करने के लिए। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है, वन्य जीवों की रक्षा के लिए बनाया गया। इसी तरह सभी लोगों को बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करवाने के लिए, यानी आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी बनाया गया। तो ये कुछ कानून थे जिनके द्वारा समय समय पर सरकार द्वारा नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया गया है अपने संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर। अब प्रश्न ये उठता है कि मूल अधिकारों को हमने देखा कि मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो व्यक्ति क्या जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है और कह सकता है कि मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इनको लागू कराया जाए। ऐसा निदेशक तत्वों के लिए जरूरी क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, इसके पीछे कारण क्या था कि जब हमारा देश आजाद होता है, स्वतंत्र होता है, उस समय देश के पास में, सरकार के पास में सीमित संसाधन होते हैं और नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए बहुत अधिक संसाधनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत जो बड़े वर्ग है, बहुत बड़ा जो जनसंख्या है, वो उस समय ऐसी स्थिति में था कि सरकार उनको सहायता प्रदान करे और सरकार के संसाधनों के अनुसार ये संभव नहीं था। इसलिए देश में जो भारी विविधता थी और संसाधनों का अभाव था, उनके कारण प्रारंभ में इन नीति निदेशक तत्वों को क्या नहीं बनाया गया था, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं बनाया था। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कर देते तो सरकार अपना कार्य ही नहीं कर पाती, प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय के समक्ष पहुंच जाता नीति निदेशक तत्वों में दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए नीति निदेशक तत्वों को प्रारंभ में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं बनाया गया था। अब बात करें नीति निदेशक तत्वों के महत्व की, तो आपने देखा है कि नीति निदेशक तत्व समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो नीति निदेशक तत्व क्या करते हैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करते हैं। यदि सभी नीति निदेशक तत्वों को लागू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से एक लोक कल्याणकारी राज्य हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सामाजिक उन्नति की ये बात करते हैं, समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी उन्नति की बात करते हैं। हालांकि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन फिर भी कोई जो सरकार होती है वो कानून बनाते समय इनका ध्यान रखती है और आपने देखा कि समय समय पर कुछ कानून नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाए भी गए हैं। तो नीति निदेशक तत्व क्या है, इस मामले में महत्वपूर्ण है कि ये सरकार को आधार प्रदान करते हैं। हालांकि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सरकार के लिए बाध्यता नहीं है कि इन्हें लागू करने के लिए कानून बनाए, लेकिन फिर भी सरकार को एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, एक राह प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कानून बनाए जाएं। नीति निदेशक तत्व कितने महत्वपूर्ण हैं, इनका महत्व दर्शाने के लिए समय समय पर कुछ कथन कुछ विद्वानों द्वारा कहे गए, जिनको अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं किन विद्वानों ने क्या क्या कथन इस संदर्भ में कहे। सिंघवी साहब की हम बात करें तो इन्होंने कहा था कि नीति निदेशक जो तत्व हैं संविधान की क्या है, जीवनदायी विशेषताएं, यानी हमारे संविधान को जीवन देने वाले कोई उपभाग है तो वो है नीति निदेशक तत्व। डॉक्टर BR अम्बेडकर इस विषय में कहते हैं कि जो निदेशक तत्व हैं वो संविधान की क्या है, आदर्श विशेषताएं हैं, आइडियल हैं, संविधान के आइडियल हैं ये, और कोई भी लोकप्रिय सरकार ऐसी नहीं है जो इन नीति निदेशक तत्वों को अनदेखा कर सके। इसी प्रकार ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि नीति निदेशक तत्व क्या है, संविधान की आत्मा है, जबकि अल्लादी कृष्ण स्वामी जो हैं वो नीति निदेशक तत्वों का महत्व दर्शाते हुए कहते हैं कि जनता के प्रति जो उत्तरदायी सरकार है वो इन नीति निदेशक तत्वों को हल्के में नहीं ले सकती, नहीं तो अगले चुनाव में उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इस प्रकार से नीति निदेशक तत्वों को महत्व दर्शाने वाले कुछ कथन।
इसी प्रकार नीति निदेशक तत्वों की कुछ आधारों पर आलोचना भी की गई। क्या क्या आलोचनाएं की गई? किसी प्रकार से कोई इनका क्रम नहीं है। नीति निदेशक तत्वों में हमने देखा किसी में किसी वर्ग के कल्याण की बात की गई है, किसी में बच्चों के कल्याण की बात की गई है, किसी में स्त्रियों के कल्याण की बात की गई है, किसी में बुढ़ापे बेरोजगारी में कल्याण की बात कही गई है। तो किसी प्रकार का तार्किक क्रम हमें देखने को नहीं मिलता, साथ ही साथ किसी प्रकार का वर्गीकरण हमें देखने को नहीं मिलता। यदि वर्तमान सदी की यदि हम बात करें तो जो बेसिक जो अधिकार हैं, मूलभूत जो अधिकार है वो सभी लोगों को प्राप्त हैं। तो नीति निदेशक तत्वों में मुख्य रूप से जो बेसिक अधिकार हैं, मूल जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने की बात की गई है। तो आज के समय में वो वैसे ही सभी लोगों के लिए क्या है, पूर्ण है। तो आज के समय में ये बेमानी है। आज के समय में इन बेसिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त कुछ और आवश्यकताएं भी लोगों की हो गई हैं, तो वो नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं है। इस आधार पर इनकी आलोचना की गई। साथ ही साथ कहा गया कि नीति निदेशक तत्व कई बार संवैधानिक विवादों को क्या कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। कैसे? कि संसद कोई कानून बनाए, कोई एक्ट बनाए और उसमें नीति निदेशक तत्वों का पालन नहीं हो रहा हो, इस आधार पर न्यायालय में कोई व्यक्ति चला जाता है तो उस एक्ट को लागू होने में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। तो इस प्रकार से कुछ संवैधानिक जो विवाद हैं उनका भी यहाँ क्या हो सकता है, जन्म होता है। और चूंकि केवल अनावश्यक देरी यहाँ होती है, न्यायालय में कोई ये प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय इन्हें लागू नहीं करा सकती है आदेश देकर, तो इनका किस प्रकार का उपयोग है ये समझ से बाहर है। इस प्रकार के कथनों के द्वारा नीति निदेशक तत्वों की क्या करी गई, आलोचना की गई। और इस आलोचना में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा कुछ कथन कहे गए, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। जैसे केटी जो शाह हैं, उन्होंने कहा कि निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिस बैंक के पास में संसाधन उपलब्धता पर ही ये क्लियर होगा। यानी ऐसे बैंक का नीति निदेशक तत्व ऐसे बैंक के चेक हैं जिनके पास में क्या नहीं है, पैसे ही जमा नहीं है, तो वो चेक क्लियर कैसे होगा। और जब पैसे उपलब्ध होंगे तब कोई व्यक्ति उस चेक को क्या कर सकता है, क्लियर करवा सकता है। इसी प्रकार टी कृष्णमाचारी कहते हैं कि डीपीएसपी या नीति निदेशक तत्व भावनाओं का क्या है, कूड़ादान है। केवल सेंटिमेंट्स हैं, केवल भावनाएं हैं और कुछ लेना देना इनमें नहीं है। नसरुद्दीन कहते हैं कि ये नीति निदेशक तत्व नए साल का ऐसा संकल्प है जो 1 जनवरी को ही टूटने वाला है। यानी नया साल 1 जनवरी को चालू होगा और इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वो चालू होते ही टूट जाएंगे। तो इन आधारों पर क्या की गई है, बताया गया है कि नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, अतः ये बेमानी है, इनका कोई उपयोग नहीं है। इस प्रकार की कुछ आलोचनाएं नीति निदेशक तत्वों के बारे में की गई हैं इन कथनों के आधार पर। तो आशा है नीति निदेशक तत्वों के बारे में जो आपकी समझ है वो बेहतर हुई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।